एक गलती पे आप उसको सारे का सारा पानी फेर देते हैं। तो ये एक्नॉलेज करना, सराहना, याद रखिएगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये उसकी ज़रूरत है। ये सुनना कि सुनना इस तरह से कि आप समझे, दूसरा समझे, ये भी हर किसी की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने लगूँ, अगर आप समझ सके तो। हमारे मुआशरे में बेहयाई बढ़ रही है। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आपको पता है? क्योंकि माँ बाप ने कभी बच्चों को सुना ही नहीं है। जब लड़की या लड़का 8वीं या 9वीं क्लास तक पहुंचता है या पहुंचती है, उसको एक ऐसे फ़र्द की ज़रूरत होती है जो उसको समझे, जो उसको सुने, जो उसकी बात को समझ के उसको रिप्लाई करे, उसको समझाए। जब वो अपने माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं है। बहन भाई से बात करते हैं, बहन भाई आगे से मजाक उड़ा देते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है? वो उन लोगों के पास बैठते हैं जो उनके सगे नहीं होते, या वो ऐसे ट्रैप्स का शिकार हो जाते हैं, ऐसे जालों में फंस जाते हैं जिन जालों में एक्चुअल में नहीं फंसना चाहिए था। तो शुरुआत आपने की, आप इल्ज़ाम दे रहे हैं उस लड़की को, उस लड़के को, वो बिगड़ गया है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो बदतमीज़ है। एक्चुअल में कसूर आपका है। आपने ये नौबत आने क्यों दी? आपने उसको क्यों ना समझा? आपने इतना प्यार क्यों ना दिया? आपने उसको अपना अजीज़ क्यों ना बनाया कि जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप जैसी नेमत को, अपने बहन भाइयों जैसी नेमत को छोड़ के दूसरे लोगों के सहारे पे जी रहे हैं वो ज़िंदगी। दूसरे लोगों को वो आइडियल मान रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए वो दूसरे लोगों का नाम जप रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे स्टेप्स ले रहे हैं उन लोगों के लिए। तो वजह आप बने हैं। हम दूसरे पे इल्ज़ाम देते हैं, ये लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़की ऐसे करती है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़के ऐसे करते हैं। अब जो वजह है उसकी तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं। फिर माना जाए, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में जाके समझा जाए और माना जाए कि ठीक है आपकी ये मजबूरी है, लेकिन मेरी ये मजबूरी है। आप इस तरह से उसको एक्नॉलेज करें। इसके बाद वक्त दें, केयर करें, इत्मीनान दें और कुर्बानी करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट गल है, मुझे कॉल आ गई है तो मैं सुनता हूँ, कॉल अटेंड करता हूँ। तो आप सपोज मेरी वाइफ पास बैठे हैं, वो कहते हैं किससे बात कर रहे थे धीमे धीमे अंदाज में। तो मैं कहता हूँ वो मेरे कॉलेज से कॉल आई थी, तो वो पूछ रहे थे कि सर आपने कब आना है। तो वो फर्स्ट गल है, यहाँ पे वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ा सा इसको नेगेटिव लेते हैं। हाँ, कॉलेज जाने की जल्दी है, घर में तो आप टाइम ही नहीं देते। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कॉल अपनी वाइफ के सामने सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। जब मैं वाइफ के सामने कॉल सुनूंगा नहीं, तो वाइफ ये कहेगी मुझसे ये चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन उसको अपना पता ही नहीं है कि वो मुझे वो एतमाद दे ही नहीं रही जो मुझे एतमाद चाहिए। वो एतमाद जो रिश्तों में होना चाहिए, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो हम देते ही नहीं है। डाउट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हम रखते हैं। फिर अगला वैसा बन जाता है। मसलन सपोज गाल है, मैं आपको कहता हूँ कि आप बड़े बदतमीज़ हो, आप बोलेंगे कि मैं तो नहीं हूँ। मैं दूसरी दफ़ा फिर अगर फ़र्ज़ गाल है ऐसे ही बोल दिया आप बदतमीज़ हो, तीसरी दफ़ा फिर बोला है, अब चौथी दफ़ा आप बदतमीज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहते हो यार मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी बदतमीज़ हो, तो बदतमीज़ बन ही जाते हो। ये फ़लसफ़ा कि मैंने जब किया नहीं है उसके बावजूद मुझे ये समझा जा रहा है, ये फ़लसफ़ा बेस बनता है, वजह बनता है बहुत सी समाजी बुराइयों का। बहुत सी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन हमारे देखने के एंगल, जाविये इतने गलत होते हैं, हम उन पे अप्लाई करते हैं, तो वो इनके एतमाद की कमी हो जाती है। एतमाद की कमी जब वो खोते हैं, उनको ये जज्बाती ताल्लुक टूट जाता है, फिर वो आपको उस लिहाज से समझ नहीं पाते। तो इसी तरह लड़के हैं, लड़के भी ऐसे ही करते हैं। जब आप उनको एतमाद नहीं देते कि बेटा मुझे यकीन है आप पे, या बेटा मुझे आप पे यकीन है, और ख़ुद पे भी यकीन रखें कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की हुई है कि मेरे बच्चे कुछ भी गलत स्टेप नहीं ले सकते, ये वो यकीन है जो उनको गलत रास्ते से रोकेगा, ना कि पाबंदियाँ। तो पहला स्टेप, ऊपर वाला स्टेप जो बेहतर स्टेप है, पाबंदी भी होनी चाहिए, अच्छी है, लिमिट्स होनी चाहिए। बच्चों को बताएं कि ये पाबंदी है, आपने ये नहीं करना, सर ढाँप के रखना है, नकाब करना है। लेकिन मसला ये है वो पाबंदी को फॉलो कब करेंगे? जब आपका ताल्लुक होगा। तो ताल्लुक बनाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, सराहना पड़ेगा, एतमाद देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में बेस यहाँ पे है, ये चीज़ आप करेंगे तो ये एक्चुअल में आगे जाके रिजल्ट आएगा। ओके, तो सबसे पहले अपना ताल्लुक बनाएं, कॉन्टेक्स्ट में जाना सीखें, वक्त देना सीखें, एतमाद देना सीखें।
उसके बाद डायग्नोज करना सीखें। अब डायग्नोज क्या है? सपोज गाले मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अब ये एक चीज़ है जो मैंने डायग्नोज कर ली कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मैं उसको डांटने लग जाता हूँ कि या मैं तुम्हारे लिए मजदूरी करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम पढ़ोगे नहीं तो कल को मेरी इंसल्ट होगी वगैरह वगैरह वगैरह, तुम पढ़ा करो। क्या आपको लगता है इस बात का असर होगा? नहीं होगा। क्या आपको लगता है ये बात इतनी मौसर है? इतनी मौसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ना पढ़ना एक असर है, नतीजा है। जब तक आप उसकी वजह नहीं ढूंढेंगे वो बच्चा ऐसा ही रहेगा। आपको एक्चुअल में क्या करना है, तशखीस करने से मुराद है कि एक जो इफ़ेक्ट आ गया है, एक जो असर आ गया है, उसकी काज तक पहुंचे। अब काज कैसे ढूंढी जा सकती है? सपोज कर लें आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये उसका असर हो गया। अब इसकी वजह क्या है, ढूंढे। पता ये चलेगा ये मेरा बच्चा एक ऐसे लड़के के साथ घूम फिर रहा है जो पढ़ता नहीं है और जो पढ़ाई के अगेंस्ट है, और वो ही इसको अपने जैसा बना रहा है। अब ये वो वजह है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या आप उस अपने बच्चों को डायरेक्टली मना कर दे कि बेटा आज के बाद तुमने उससे मिलना नहीं है? क्या ऐसा करने से आपका बेटा रुक जाएगा? आप पे एतमाद रखेगा? आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। आपने क्या करना है, उस बच्चे की वो कमी पूरी करनी है जिस वजह से वो अपने उस दोस्त के साथ अटैच है। उस बच्चे की अब उस पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है उस असर की एक वजह है, अब वो वजह भी एक असर है जिसकी आगे वजह है। तो ये इसी तरह से सिलसिला चलता है। तो जब तक आप डीप लेवल पे जाके वजह को नहीं ढूंढेंगे तब तक आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। मसलन एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले आपको ज़्यादा खाने का शौक़ है, आपने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाया, और आप एक कंपोज़र हैं, कंपोजिंग करते हैं। कंपोजिंग करने के लिए आपके पास एक बंदा आया कि मुझे ना कंपोजिंग करवानी है, मैंने एक बुक पब्लिश करनी है, तो ये एक दिन 2 दिन लगा के ना आप ये कंपोजिंग कर दें। अब ज़्यादा खाने की वजह से आपके पेट में गड़बड़ चल रही है, एसिडिटी हो गई है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो गई है। अब उस प्रॉब्लम की वजह से आप अनईजी फील कर रहे हैं, आपके फेशियल जेस्चर्स बदल गए हैं और आप ऐसा अच्छे से बिहेव नहीं करते। आप उसको कहते हो यार आगे चले जाओ, मुझसे नहीं होता। अब आपने खाना ज़्यादा खाया, उससे एसिडिटी होगी, उससे आपका एटीट्यूड चेंज हुआ और आपका एक कस्टमर चला गया। अब सपोज कर ले वो कस्टमर दूसरे के पास जाता है, उसको कंपोजिंग वगैरह करवाता है, पब्लिश करवाता है अपने बुक्स, और उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा हिट होती है। उससे उस पब्लिशर को भी फ़ायदा होता है या कंपोज़र को भी फ़ायदा होता है। अब आप यहाँ पे कसूरवार किसको बोलेंगे? कंपोज ना करने को? नहीं, कंपोज ना करना तो एक असर था। वजह क्या थी? वजह थी उसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एसिडिटी। लेकिन एसिडिटी भी एक असर है, नतीजा है। किस वजह का? वजह क्या है? ज़्यादा खाने का। अब वो बंदा अगर सिर्फ अपने खाने को कंट्रोल कर लेता है, सही मैनू में उसको बैलेंस कर लेता है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से वो बच सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी से ताल्लुक़ बना लेते हैं तो आप जब तक फिर उसकी आप तशख़ीस करें, और तशख़ीस करने के लिए आपको असर और उसकी वजह, फिर उसकी वजह, फिर उसकी वजह, फिर उसकी वजह, आपने गहराई में जाना होता है और वजह को ख़त्म करना होता है। जब तक आप इन वजूहात को ख़त्म नहीं करेंगे, आप दूसरे बंदे के साथ वैसा ताल्लुक़ नहीं बना सकेंगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद है आप उसको सजेस्ट करें। फिर जो भी आप सजेस्ट करेंगे, आप जो भी समझाएंगे इमोशनली, गुस्से से, किसी भी लिहाज से, आपका वो बच्चा हो, बेटा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, वो आपकी बात फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस है जज्बाती ताल्लुक़ को बनाने का कि आप पहले इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें, फिर उसके बाद तशख़ीस करें और उसके बाद राय दें। यानी कि ये साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है जो कि लाजमी होता है, किसी भी ताल्लुक़ को बनाने के लिए ये लाजमी होता है। अब उसके बाद कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे ताल्लुक़ को, जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है, ऐसे ये हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बंदे की रज़ा चाहते हैं। यानी कि आपने किसी के लिए सैक्रिफाइस किया, किसी के लिए किसी को सुना या उसको वक्त दिया, तो बदले में आप ये चाहते हैं कि वो भी आपको वक्त दे, वो भी आपके लिए वही करे जो आपने किया है। तो ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, उम्मीदें होना अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। उम्मीद अगर बांधनी है तो अल्लाह से बांधें। तो बंदों का ख्याल रखें, लेकिन रज़ा अल्लाह की चाहें। यानी माँ बाप का ख्याल रखें। मसलन फर्ज़ कर लें आपने माँ बाप को दबाते हैं,
अपनी माँ के ख्याल रखते हैं, माँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो होता क्या, आप माँ के पास बैठे और माँ ने आपको डांट दिया। अब अगर आप माँ की रज़ा चाहते हैं तो माँ ने तो आपको डांट दिया, अब उसकी वजह से आप दबाना छोड़ देंगे क्योंकि माँ तो नाराज़ होगी। लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते होंगे तो आपकी माँ पे गुस्सा करे, आपको डांटे, कुछ भी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप उनको दबाना नहीं छोड़ेंगे, तो रिश्ता बच गया, रिश्ता ख़राब नहीं हुआ। तो ये चीज़ है कि हमें अल्लाह की रज़ा, रिश्तों की हमें फ़िक्र करनी चाहिए, हमें रिश्तों को निभाना चाहिए, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर, ना कि उस बंदे की रज़ा की खातिर। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो अगर आपने किसी को अपना दुश्मन बनाना है, किसी को अपने से दूर करना है और किसी को चिड़चिड़ा बनाना है या किसी को आपने एहसास कमतरी का शिकार करना है, अब सिंपली उसका मुआवजा शुरू कर दें। आप बोले फ़लाँ का बेटा ऐसा, तुम ऐसे, उसके नंबर इतने, तुम्हारे इतने, वो ऐसा, तुम ऐसे, या अपनी बेटी का मुआवजा करना शुरू कर दें। वो फ़लाँ की बेटी कितनी अच्छी है, वो फ़लाँ की बेटी ये भी करती, वो भी करती, वगैरह 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 वगैरह। तो जब भी आप मुआवजा करेंगे, टाइम चूँकि बढ़ रहा है इसलिए मैं इनको करने जा रहा हूँ या शार्ट कर रहा हूँ, तो जब भी आप किसी से मुआवजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एहसास कमतरी के एहसास आएंगे। अगर तो आप उसको बरतर फील करवा रहे हो, मसलन उसकी बेटी कम है, तुम ज़्यादा हो, तो एहसास बरतरी आएगा। लेकिन अगर दूसरे को ज़्यादा और अपने बच्चे को कम कर रहे हो तो एहसास कमतरी आएगा। तो इन बोथ केसेस ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर उसमें हसद आएगा, उसमें तकब्बुर आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, उसका आपके साथ इमोशनल बॉन्ड वीक होगा और वो आपसे दूर होने लग जाएगा। तो जिस इंसान को भी दूर नहीं करना चाहते उसका मुकाबला छुड़वा दें, उसका कभी भी मुआवजा ना करें, किसी से मुकाबला ना करवाएं। उसका मुकाबला या मुआवजा करवाना है तो उसी से करवाएं। बेटा तुम पहले अच्छे थे, अब थोड़े से बिगड़ गए, ठीक हो जाओ, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा, इस चीज़ को वो पॉजिटिव लेगा। बेटा पहले आपके मार्क्स थोड़े आते थे, अब आपने ज़्यादा लेने हैं। यानी उस बच्चे का, उस बंदे का अपने आप के साथ ही मुआवजा करें, ना कि दूसरों के साथ। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये है, वो ये कि एक गलती एक बार हुई है, सज़ा बार बार मिलती है। बर्तन टूट गया, अब 10 दिन अम्मी ने सुनाना है कि तू बर्तन तोड़या सी, तू बर्तन तोड़या सी, तू बर्तन तोड़या सी। अब ये क्या कर रहे हैं आप अगले को बता रहे हैं कि गलती की गुंजाइश ही नहीं है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर रहे हैं। अब वो गलती करके आपको गलती नहीं बताएगा क्यों, उसको पता है अम्मी ने डांट रहे हैं। इसी तरह हर इंसान, अगर किसी से गलती हो गई है उसको एक दफ़ा आप उसको सज़ा दे सकते हैं, मसलन आपने ठीक नहीं किया, आइंदा ऐसा नहीं करना वगैरह वगैरह, ना कि आप बार 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 उसको सज़ा दें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है रिश्तों को दूर करने का, कि जब आप अपना नज़रिया चेंज नहीं करते। एक गलती हो गई है, मसलन एक बच्चा है, उसने एक काम ठीक नहीं किया, वो लेट आ गया, सपोज गाल है वो लेट आया है। अब मैं अगर उसके लेट आने पे रोज़ाना उसको बोलूँ आप तो लेट आते हैं, आप तो लेट आते हैं, आप तो लेट आते हैं, तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम लेट आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि टीचर ने पहले ही माइंड में रखा हुआ मैंने लेट आना है, अब मैं जल्दी भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा। तो इस तरह से हम अगले को वैसा, वो इंग्लिश की एक स्टेटमेंट है, ट्रीट अ मैन एज ही इज़ एंड ही विल बी एज ही इज़। ट्रीट अ मैन एज ही शुड बी एंड ही विल बी एज ही शुड बी। तो इसलिए दूसरों को वैसा ट्रीट करें जैसा आप उसको बनना पसंद करते, जैसा आप चाहते हैं कि वो बने। तो एक गलती की एक दफ़ा ही सज़ा दें, ना कि उसको बार बार सज़ा दें। एक और फैक्टर जो हमारे रिश्तों को दूरी का बायस बनता है वो हमारी सियासी, समाजी और मजहबी गुफ्तगू जो होती है, ये होती है जब हम घर में समाजी, सियासी, आजकल आप देखेंगे एक ही घर में 3 पार्टियां हैं, पीपी है, नून है, तो पीटीआई है, और उनमें क्या हो रहा है कि आपस में जी क्लैशेस हैं। तो आप बेशक आपका एक मकाम है, आपका एक रुतबा है, या आप किसी पार्टी से लिंक्ड है, लेकिन उसको घर की चारदीवारी के बाहर रखें, घर में आप अच्छे से रहें। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर रिश्ता अहम है, अगर आपकी पार्टी अहम है और रिश्ते की परवाह नहीं है फिर बेशक कर लें। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप रिश्ता खोना नहीं चाहते, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। फिर एक और बड़ा जो एक फैक्टर है वो मजहबी गुफ्तगू है। इस टॉपिक पे बोलने से पहले अगर मैं क्लियर कर दूँ, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उससे पहले ही माजरत कर लेता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर फ़र्ज़ कर ले कि एक ही घर में 2 सेक्ट्स, फ़िरक़ों के 2 भाई रहते हैं, अब बजाय इसके कि वो अकली दलाइल दे के एक दूसरे को मनवाए, वो एक दूसरे की इंसल्ट करें या एक दूसरे से वो नफ़रत करें, ये फ़ायदेमंद है, या वो अपने किरदार से, अहलाक से इतना अच्छा बन जाए कि एक फ़िरके वाला भाई ऑटोमेटिकली दूसरे फ़िरके वाले की तरह बन जाए। यानी कि 2 ही तो तरीके हैं।
एक ये है कि आप अगले से नफरत करेंगे, ये इस फिरके में है तो ठीक है इसलिए मैंने इसको नापसंद करता हूँ। नापसंद करोगे तो कल को आपका भाई है जहन्नम में चला जाएगा। ठीक है, जैसे वो समझा जाता है। आप क्या पसंद करेंगे कि आपका भाई जहन्नम में चला जाए या उसके साथ कल को बुरा हो? तो अगर आप ताल्लुक़ को भी बचाना चाहते हैं तो फिर आप उसके साथ क्या करें कि अपने अखलाक के ज़रिए, प्यार मोहब्बत के ज़रिए उसके साथ ये ताल्लुक़ बनाएं, उसको सुने, सराहें, जहाँ तक हो सकता है माने, उसको वक्त दें, उसको एतमाद दें, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करें। इस टॉपिक को ना छेड़ें, यानी इतने अच्छे उसके लिए बन जाए कि ऑटोमेटिकली वो आपके फ़िरके में आ जाए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरा एक सिंपल सी मेरी एक ओपिनियन है और इससे मैं एडवांस में ही कह चुका हूँ। अगर किसी को इससे इख्तलाफ होता है या किसी को बुरा लगता है तो उसमें एडवांस में माज़रत कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम रिश्ते के मकाम की बजाय हम शोबे के मकाम के हिसाब से लोगों को ट्रीट करते हैं। मसलन चूक के सपोज गाले मैं टीचर हूँ तो अब जब घर में भी टीचर बनेंगे तो घर में आपकी बीवी को हस्बैंड चाहिए ना कि एक टीचर चाहिए। आप लेक्चर झाड़ते रहे तो वो एहसास नहीं ना पैदा होता। इस तरह रिश्तों में दूरी आती है। घर में जब गए हैं तो अपने आप को टिल्ट मुश्किल होता है, नो डाउट। एक प्रोफेशनल जो लाइफ होती है वो इस हद तक हम पे सवार हो जाती है, इस हद तक हमें इफ़ेक्ट करती है। तो घर में जाके हमें एज अ फैमिली पर्सन या जो रिलेशन है बाकियों के साथ वैसा बनना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर हम रिश्ते में जाना चाहते हैं तो माँ के सामने बेटा ही बनना होगा, ना कि जज बनना होगा। माँ के सामने टीचर नहीं बनना, माँ के सामने बेटा बन के बात करनी है। इस तरह वाइफ के सामने हस्बैंड बन के बात करनी है, ना कि एक वकील, डॉक्टर या टीचर बन के बात करनी है। तो ये आज की सारी डिस्कशन थी। आई होप सो आप इससे सीखेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।